नमस्कार साथियों, ज्ञान समाचार के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्राचीन इतिहास की PYQ सीरीज में आज हम लोग मौर्योत्तर काल के प्रश्नों को देखेंगे जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में एक नींव के रूप में काम करेंगे। इसी क्रम में हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने सीसे के सिक्के यानी लेड के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रेटो 2, स्ट्रेटो 1, डिमेट्रियस या मिनेंडर? तो इसका सही आंसर होगा ए, स्ट्रेटो 2 ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्ट्रेटो 2 ने ही शीशे के सिक्के जारी किए थे और इस हिंद यवन शासक का शासनकाल लगभग 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। हिंद यवन शासकों ने ही भारत में सबसे पहले सिक्कों पर राजाओं के नाम और चित्र अंकित करने की परंपरा को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों के चित्र हमें अंकित मिलते हैं? ऑप्शन है हुविश्क, कनिष्क, समुद्रगुप्त या अगाथोक्लीज। तो इसका सही आंसर होगा अगाथोक्लीज। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। अफगानिस्तान के ए खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं और इन सिक्कों पर हिंदू देवता वासुदेव यानी कृष्ण और संकर्षण यानी बलराम के चित्र अंकित मिले हैं। ये हिंद यवन शासकों द्वारा भारतीय धर्म और संस्कृति को अपनाने का एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? यानी 3 इनमें समसामयिक है और एक असमसामयिक है। तो बिंबिसार जो थे वो मगध साम्राज्य की महत्ता के वास्तविक संस्थापक थे और 544 से 492 ईसा पूर्व के मध्य इनका शासनकाल था और वे हर्यक वंश के थे। प्रसेनजीत जो थे वो कौशल नरेश थे और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे ये। तो तीनों ही एक दूसरे के समकालीन हो गए। और इसके बाद अगर हम मिलिंद की बात करें, मिनेंडर की बात करें, तो ये उत्तर पश्चिम भारत का एक इंडो ग्रीक राजा था। मिलिंद का समय काफ़ी बाद का था, तो इस तरीके से इसलिए इसका आंसर मिलिंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदमन के अभिलेख में, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा काठियावाड़ के रुद्रदमन की। व्याख्या देखते हैं। शक शासक रुद्रदमन 130 से 150 ईस्वी के मध्य में शासन करते हैं और जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में पाया गया है जो कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना है। यह अभिलेख गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ। ये विशुद्ध संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अब तक का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदमन की किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? जूनागढ़, भीतरी, नासिक या सांची? सही उत्तर होगा जूनागढ़ अभिलेख। देखिए, गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख में शक शासक रुद्रदमन प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन है। इसी शिला पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति और स्कंदगुप्त के 2 लेख भी मिले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये अभिलेख प्रमाणित करता है कि रुद्रदमन संस्कृत का बड़ा प्रेमी और संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या रुद्रदमन प्रथम? सही आंसर है इसका रुद्रदमन प्रथम। व्याख्या देखते हैं इसकी। शक शासक रुद्रदमन प्रथम ने जनता पर अतिरिक्त कर लगाए बिना यानी बिना बेगार के सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि यह झील मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा बनवाई गई थी और रुद्रदमन ने अपने निजी कोष से धन खर्च करके इसका बांध बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाशय दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत
यानी रिपेयरिंग किसने कराई थी? तो ऑप्शन है हर्ष, कनिष्क, रुद्रदमन या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा रुद्रदमन। देखिए, ये कार्य दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 150 ईस्वी में किया गया था। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के इतिहास और जल प्रबंधन की महत्वपूर्ण हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कादरमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? ताम्र, रजत, पोटीन या स्वर्ण? तो इसका सही आंसर होगा ए, ताम्र। व्याख्या देखते हैं इसकी। कादरमक वंशी शासकों की मुद्राओं माफ कीजिएगा, कादरमक वंशी शासकों जैसे चष्टन ने रजत यानी चांदी और ताम्र यानी तांबा दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाई थीं। प्रश्न में अति दुर्लभ सिक्के के बारे में पूछा गया है, तो आयोग द्वारा इसका उत्तर जो दिया गया था वो ए दिया गया था। ठीक है, हालांकि उन्होंने रजत मुद्राओं की निरंतरता को भी बना के रखा था, लेकिन प्रश्न पर पूछा गया है अति दुर्लभ, तो इसका सही उत्तर ए होगा, ताम्र होगा। क्योंकि कादरमक वंशी जो शासक थे उन्होंने इनका प्रयोग जो किया था वो बहुत कम मात्रा में किया था, जबकि जो रजत मुद्राएं जो थी वो लगातार निरंतरता बना कर रखी हुई थी, यानी उनका निरंतर मुद्रण कार्य होता रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक और उनके वंश की सूची दी गई है और उसे हमें सुमेलित करना है। तो डिमेट्रियस जो थे वो हिंद यूनानी शासक थे। रुद्रदमन जो थे वो शक शासक थे। गोडोफर्नीस जो थे वो पल्लव वंश के शासक थे और विम जो थे वो कुषाण वंश के शासक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो हमें सही कालानुक्रम को लगाना है। तो सबसे पहले इसमें आएंगे यूनानी के बाद आएंगे शक और शक के बाद आएंगे कुषाण। तो यूनानी, शक, कुषाण का क्रम सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो भारत पर विदेशी आक्रमणों का सही क्रम में यूनानी सबसे पहले आए 326 ईसा पूर्व में सिकंदर, फिर दूसरे क्रम में आए शक, यूनानियों के बाद आए प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, फिर तीसरे क्रम में आए कुषाण, शक्कों और पल्लवों के बाद आए पहली शताब्दी ईसवी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनानी, शक, कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा कुषाणों ने। देखिए, व्याख्या देखते हैं। कुषाण शासकों ने स्वर्ण और ताम्र दोनों प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। कुषाणों ने ही उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे और ये जन सामान्य में मुद्रा के व्यापक प्रचलन और व्यापारिक समृद्धि का संकेत हमें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? सतवाहन, शक, कुषाण या पार्थियन? तो इसका सही आंसर होगा कुषाण। कुषाण वंश के शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। कुषाण शासक विम कडिफिसिस को भारत में स्वर्ण सिक्कों के नियमित उपयोग के लिए श्रेय दिया जाता है। सतवाहनों ने मुख्य रूप से सीसे और पोटीन के सिक्के चलाए थे, ना कि सोने के।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? विम कड़फिसेस, कनिष्क, नहपाण या बुद्धगुप्त? तो सही आंसर होगा कनिष्क। देखिए, कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर भगवान बुद्ध का चित्र हमें अंकित मिलता है। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी और संरक्षक था। उसके सिक्कों पर यूनानी, ईरानी और भारतीय देवी देवताओं के चित्र भी मिलते हैं, जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता को इंगित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? अभी हम लोगों ने व्याख्या में देखा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण वंशी शासक विम कड़फिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। विम कड़फिसेस को सर्वलोकेश्वर और माहेश्वर की उपाधियां भी प्राप्त थी। कुजुल कड़फिसेस विम के पिता थे और इन्होंने केवल और केवल तांबे के सिक्के चलवाए थे। तो सोने के प्रथम सिक्के चलवाए थे विम कड़फिसेस ने। नेक्स्ट है, फिर से निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया था? अभी हम लोग देख चुके हैं पहले, आंसर होगा विम कड़फिसेस। देखिए, विम कड़फिसेस ने ही भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया था। वह कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हुए शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। इंडो ग्रीक शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन कुषाणों ने इसे व्यापक और नियमितता दी थी। अब हम लोग एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। महत्वपूर्ण सिक्कों की बात करें तो शीशे के सिक्के चलवाए थे स्ट्रेटो II ने, जो कि हिंद यवन शासक थे। कृष्ण और बलराम के चित्र हमें अगाथोक्लिस के सिक्कों में देखने को मिलते हैं, ये भी हिंद यवन शासक थे। नियमित सोने के सिक्के कुषाण वंशी शासक विम कड़फिसेस ने चलवाए थे। वहीं सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाण शासकों ने चलवाए थे और बुद्ध का चित्र हमें कनिष्क के सिक्कों में देखने को मिलता है। अब हम लोग अभिलेखों के बारे में देख लेते हैं। तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन ने उत्कीर्ण करवाया था, जो कि एक शक शासक था, जो कि विशुद्ध संस्कृत में उत्कीर्ण है और शैली इसकी काव्यात्मक है। सुदर्शन झील की बात करें तो रुद्रदमन ने बिना बेगारी के इसकी मरम्मत कराई थी, जबकि इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। विदेशी आक्रमण के क्रमों की बात कर लें तो सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पल्लव, फिर कुषाण आए। कुषाणों की बात करें तो स्वर्ण सिक्कों का नियमित प्रचलन कुषाण शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, विम कड़फिसेस और गौतमी पुत्र शातकर्णी। तो इसका सही आंसर है विम कड़फिसेस। इसका हम लोग डिटेल देख ही चुके हैं। देखिए, नोट करने वाली बात बस देख लेते हैं कि कुजुल कड़फिसेस ने केवल तांबे के सिक्के प्रचलित करवाए थे, जबकि विम ने स्वर्ण और तांबे दोनों के सिक्कों को प्रचलन में लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के कड़फिसेस द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? सकारी, सर्वलोकेश्वर, मां क्षत्रप या सिंह चंद्र? तो इसका सही आंसर होगा बी, सर्वलोकेश्वर। विम कड़फिसेस को ही कड़फिसेस द्वितीय के नाम के रूप से जाना जाता है। इसने सर्वलोकेश्वर यानी लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि उसके साम्राज्य के धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण की विशालता को दर्शाती है। विम कड़फिसेस शैव मतानुयायी था, जो उसके सिक्कों पर नंदी और शिव की आकृतियों से स्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन हमें मिलता है? वासुदेव का, मित्र का, इंद्र का, कार्तिकेय का? तो सही आंसर होगा कार्तिकेय। योधेयों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी और वृत संहिता जैसे ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब से राजस्थान के बीच फैला था। इनके सिक्कों पर युद्ध के देवता कार्तिकेय का अंकन मिलता है, जो उनकी सामरिक प्रकृति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 78 ईस्वी सन, 81 ईस्वी सन, 98 ईस्वी सन और 121 ईस्वी सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 81 ईस्वी सन। देखिए, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राजारोहण यानी 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। इससे सिद्ध होता है कि कनिष्क का अधिकार पूर्व में वाराणसी यानी सारनाथ तक था। इसका सही आंसर हो जाएगा 81 ईस्वी सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 178 बीसी, 101 एडी, 58 बीसी या 78 एडी? इसका सही आंसर होगा 78 एडी। देखिए, कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि 78 एडी मानी जाती है। इसी वर्ष से शक संवत का प्रारंभ माना गया और वर्ष 1960 में लंदन में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इतिहासकारों ने आम सहमति से इसी तिथि को स्वीकार किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 78 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है 78 ईस्वी। ऐतिहासिक रूप से कुषाण शासक कनिष्क को शक संवत का प्रवर्तक माना जाता है, जिसका प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ। ये वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला राष्ट्रीय संवत है। नोट करने वाली बात है कि जैन ग्रंथों में इसे शकों द्वारा विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को हराने के उपलक्ष्य में चलाने की बात कही गई है, पर कनिष्क मत ही सर्वमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? तो इसका सही आंसर देखते हैं, 135 वर्ष का है। डिटेल देखते हैं इसकी। देखिए, विक्रम संवत जो है वो 57 ईसा पूर्व यानी 57 बीसी में प्रारंभ हुआ और शक संवत 78 एडी में प्रारंभ हुआ। यदि दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसका यानी 57 प्लस 78, तो इसका जोड़ने पे आएगा 135। तो दोनों में अंतर हो गया 135 वर्ष का। यदि वर्तमान विक्रम संवत निकालना हो तो शक संवत में 135 जोड़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदानुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई अथवा 16 मई, 31 मार्च अथवा 30 मार्च या 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 22 मार्च अथवा 21 मार्च। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह जो होता है वो चैत्र होता है। सामान्य वर्ष में चैत्र 1 की तिथि 22 मार्च को पड़ती है। यदि लीप ईयर हो जाएगा तब ये 21 मार्च को पड़ती है। भारत ने इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी, 57 ईस्वी, 72 ईसा पूर्व या 56 ईसा पूर्व? सही आंसर होगा बी, 57 ईसा पूर्व। देखिए, विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व माना जाता है। इसे मालव संवत या कृत संवत भी कहा जाता है। जैन साहित्यों के अनुसार राजा विक्रमादित्य द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में शुरू किया था इसे, और महावीर को निर्वाण 527 ईसा पूर्व को मिला है। और विक्रम संवत के बीच 470 वर्षों का अंतर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931, 1952, 2066 या 2087? तो इसका सही आंसर होगा 1931। देखिए, 2009 में से जब हम 78 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1931। तो इसका सही आंसर होगा 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर बताएं। सही उत्तर का आप बताएं क्या है इसमें। तो अशुघोष, वासुमित्र, कालिदास और कम्मन, इन चार में से हमें बताना है
कि इनके समकालीन कौन थे। तो इनके समकालीन अश्वघोष और वासुमित्र थे। देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। डिटेल देखते हैं इसका। अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के राजकवि थे और ये बुद्धचरित के रचयिता थे अश्वघोष। वहीं वासुमित्र जो थे वो कनिष्क के समकालीन थे और चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। वहीं कालिदास की बात करें तो ये गुप्त काल यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। वहीं कम्मन मध्यकालीन तमिल कवि थे जो कि 12वीं सदी के थे। तो कालिदास और कम्मन नहीं होंगे, अश्वघोष और वासुमित्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो अभी पहले हम लोगों ने देख ही लिया है, तो इसका सही आंसर है कनिष्क। कनिष्क होगा। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि और एक दार्शनिक थे। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण हैं और वे चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी वहां के ये उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं थे? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन या पतंजलि? तो इसका सही आंसर होगा पतंजलि। देखिए, इनके कनिष्क के दरबार में हमें अश्वघोष, नागार्जुन जो कि शून्यवाद के प्रवर्तक थे, चरक जो कि चिकित्सक थे, ये संबद्ध थे, लेकिन पतंजलि संबद्ध नहीं थे। पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर प्रसिद्ध महाभाष्य भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? अश्वघोष, पार्श, वासुमित्र या विशाखदत्त? तो सही आंसर होगा विशाखदत्त। देखिए, अश्वघोष, पार्श और वसुमित्र ये कनिष्क के दरबार के प्रमुख विद्वान थे। विशाखदत्त जो थे वो कनिष्क के काल के बहुत बाद यानी गुप्त काल 4वीं-5वीं सदी के प्रसिद्ध नाटककार थे। विशाखदत्त की प्रसिद्ध रचना मुद्रा राक्षस है जो मौर्य काल की जानकारी हमें देती है, पर लिखी गुप्त काल में गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र या चंपा? तो इसका सही आंसर होगा ए, श्रावस्ती। रबतक अभिलेख जो है वो 1993 में खोजा गया और अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में सुर्ख कोटल के पास स्थित है। यह बैक्ट्रियन भाषा और यूनानी लिपि में लिखा गया है। इसमें कनिष्क के राज विस्तार के तहत साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा इनका नाम हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसमें श्रावस्ती का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। अब हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रमुख संवत एवं तिथियां, तो विक्रम संवत जो था वो 57 ईसा पूर्व का था, जिसका अंतर शक संवत से 135 वर्षों का है। शक संवत की बात करें तो ये 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर इसी पे आधारित है, जिसमें प्रथम माह चैत्र का होता है, जिसकी शुरुआत सामान्य वर्षों में 22 मार्च को होती है, जबकि लीप ईयर में 21 मार्च को होती है। सारनाथ अभिलेख की बात करें तो कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष यानी 81 ईस्वी में से उत्कीर्ण करवाया गया था। नेक्स्ट है, विम कड़फिसेस जो थे उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं का नियमित प्रचलन करवाया था और इनकी उपाधि सर्वलोकेश्वर थी। वहीं कनिष्क की बात करें तो इनका राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ। रबतक अभिलेख में साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का नाम हमें उत्कीर्ण मिलता है, लेकिन श्रावस्ती का नाम हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, कनिष्क के दरबारी की बात करें तो अश्वघोष जिन्होंने बुद्धचरित की रचना की, नागार्जुन, चरक, वसुमित्र और पार्श इनके दरबार में देखने को मिलते हैं, जबकि पतंजलि शुंग काल के थे, विशाखदत्त गुप्त काल के थे जिन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की थी और कालिदास गुप्त काल के थे। योधे सिक्कों की बात करें तो इस पे हमें कार्तिकेय का अंकन देखने को मिलता है। वहीं राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो ये शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? देखिए, ये एक डाउटफुल क्वेश्चन था, तो आयोग ने इसका आंसर चरक और जीवक दोनों को ही माना था। व्याख्या देखते हैं इसकी। प्राचीन भारत में तक्षशिला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है, ये शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। जीवक जो थे, ये मगध के राजा बिंबिसार के राजवैद्य थे और इन्होंने तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की थी। वहीं चरक, ये कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे और इन्होंने भी तक्षशिला से अध्ययन किया था। तो इस प्रकार दोनों का संबंध तक्षशिला से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? सारनाथ लेख, बेसनगर लेख, अयोध्या लेख या हाथी गुम्फा लेख? सही आंसर होगा अयोध्या लेख से। डिटेल देखते हैं इसकी। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल धनदेव का है। इसके अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए और इन यज्ञों के पुरोहित महर्षि पतंजलि थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? मगध, प्रयाग, उज्जैन या सौराष्ट्र? तो इसका सही आंसर होगा उज्जैन। व्याख्या देखते हैं इसकी। शुंग वंश के पूर्वज मूलतः उज्जैन के निवासी थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था। बाण भट्ट के हर्षचरित में भी इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सतवाहन, कुषाण, कण्व या गुप्त? सही आंसर होगा सी, यानी कण्व वंश। व्याख्या देखते हैं इसकी। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति थे और इनकी हत्या जो थी उनके सचिव वासुदेव ने की थी और एक नवीन राजवंश कण्व वंश की नींव डाली थी। शुंगों की तरह कण्व भी ब्राह्मण वंश के थे, तो सही आंसर हो जाएगा कण्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र शातकर्णी या वासुदेव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गौतमीपुत्र शातकर्णी। व्याख्या इसकी देखते हैं। सतवाहन शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। उसने अपने आप को अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प को चूर करने वाला कहा। उसने वर्ण संकरता यानी कौमों के मिश्रण को रोकने का प्रयास किया ताकि चारों वर्णों की शुद्धता बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? सातवाहन, पल्लव, चोल या चालुक्य? सही आंसर होगा सातवाहन। व्याख्या देखते हैं इसकी। मौर्यों के पतन के बाद दक्षिण भारत यानी दक्कन में सबसे शक्तिशाली वंश सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम हमें सिमुक मिलता है। इस वंश को आंध्र या आंध्र सतवाहन वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? चेर, चोल, पांड्या, सतवाहन? हम लोगों ने पहले भी देखा, तो इसका आंसर हो जाएगा सतवाहन। सिमुक ने ही सतवाहन वंश की स्थापना की। पुराणों के अनुसार सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या करके अपना शासन स्थापित किया। इसका समय लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व यानी 60 BC माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? आंसर इसका है पांचाऊ। चीनी स्रोतों के अनुसार चीनी सेनापति पांचाऊ ने कनिष्क को हराया था। कनिष्क ने चीनी साम्राज्ञी से विवाह की मांग की थी, जिसे पांचाऊ ने ठुकरा दिया था, जिसके कारण युद्ध हुआ। हालांकि बाद में कनिष्क ने अपनी स्थिति मजबूत की और चीनी तुर्किस्तान के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए, देखा जाए तो मौर्य वंश और कुषाण वंश दोनों साम्राज्यों की सीमाएं भारत के बाहर तक विस्तृत थीं। कुषाण वंश का साम्राज्य मध्य एशिया यानी ऑक्सस नदी से लेकर भारत की गंगा घाटी तक फैला था। वहीं मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अफगानिस्तान, काबुल, कांधार तक विस्तृत था। तो विकल्प में बी और सी
दोनों ही सही होगा, लेकिन कुषाण शासकों को का ही केंद्र जो था वो मध्य एशिया था। उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2006 का क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन था जो आया हुआ था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। आंसर है इसका कुषाण काल में। भारत में बाल विवाह चाइल्ड मैरिज की प्रथा कुषाण काल प्रथम शताब्दी ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। इस काल में स्त्रियों में उपनयन संस्कार समाप्त हो गए और विवाह की आयु कम कर दी गई थी। लड़कियों का विवाह 8 से 10 वर्ष की आयु में किया जाने लगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा बैराट से। हिंद यवन शासक मिनेंडर के 16 सिक्के राजस्थान के बैराट से प्राप्त हुए हैं। मिनेंडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। इसकी मुद्राओं पर एक ओर बाल्यावस्था और दूसरी ओर युवावस्था का अंकन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो हमें सही सुमेलित का हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। हड़प्पा सभ्यता, चित्रित, धूसर, मृदभांड, ये गलत है। कुषाण, गांधार कला शैली, ये सही हमें मिल गया। मुगल में अजंता चित्रकारी गलत है, और मराठा में पहाड़ी चित्रकारी, ये भी गलत है। तो सही सुमेलन हो गया कुषाण, गांधार कला शैली। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियां, गांधार शैली और मथुरा शैली, इनका विकास हुआ। तो इस प्रकार अन्य विकल्प गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीटेड आ गया, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। आंसर है कुषाणों के समय में। कुषाणों के समय में इनका सर्वाधिक विकास हुआ, विशेषकर कनिष्क के शासनकाल में। यह शैली भारतीय और यूनानी इंडो ग्रीक कला का मिश्रण थी। इसमें विषय वस्तु बौद्ध भारतीय थी, लेकिन निर्माण शैली इसकी यूनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? 1:20, 1:25, 1:35 या 1:10? सही आंसर होगा 1:35। देखिए, शक क्षत्रप काल में व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। इस काल में सोने चांदी के सिक्कों का विनिमय अनुपात 1:35 था। इसका अर्थ है कि एक स्वर्ण मुद्रा का मूल्य 35 चांदी की मुद्राओं के बराबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजवंश और सिक्कों की धातुओं के बारे में बताया गया है। कुषाण काल में स्वर्ण और ताम्र सिक्के, ये सही है। गुप्त काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्के, ये सही है। सातवाहन काल में स्वर्ण, ये गलत है, ये गलत है। जबकि कलचुरी काल में स्वर्ण रजत ताम्र, ये सही है। हमें गलत बताना था, तो इसका आंसर होगा सी। डिटेल देखते हैं। सातवाहन शासकों ने सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे। उन्होंने सर्वाधिक सीसे यानी लेड और पोटीन के सिक्के चलाए थे। इसके अलावा चांदी, तांबे और कांसे के सिक्के भी चलाए थे। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के और गुप्तों ने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शिक्षा केंद्र की बात करें तो तक्षशिला में हमें जीवक और चरक दोनों को ही यहाँ के छात्र के रूप में देख सकते हैं। शुंग वंश की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग जो थे, ये उज्जैन के मूल निवासी थे और पतंजलि इनके पुरोहित थे। और अयोध्या अभिलेख में 2 अश्वमेध यज्ञ इनके द्वारा संपन्न कराए जाने का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। कर्ण वंश की बात करें तो इसके संस्थापक वासुदेव थे, जो कि शुंगों के बाद शासन सत्ता में आए थे। सातवाहन वंश की बात करें तो इसकी संस्थापक सिमुक थे, जिसके प्रमुख शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी थे, जो कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था के रक्षक के रूप में देखे गए और इनकी एक उपाधि अदिति ब्राह्मण की थी। सिक्के की बात करें तो शीशे के सर्वाधिक सिक्के और स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने नहीं चलवाई थी, यानी सातवाहन वंश ने शीशे के सर्वाधिक सिक्के चलवाए थे और स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने नहीं चलवाई थी। कुषाण वंश की बात कर लेते हैं एक बार। कनिष्क को चीनी जनरल पान चाउ ने हरवाया था। साम्राज्य इनका भारत के बाहर मध्य एशिया तक विस्तृत था। बाल विवाह इन्हीं के काल में शुरू हुआ और गांधार कला और मथुरा
कला शैली का विकास भी कुषाण वंश ने करवाया था। मुद्रा की बात करें तो मिनेंडर के सिक्के बैराट से मिले हैं और शक क्षत्रप काल में स्वर्ण रजत मुद्राओं का अनुपात 1:35 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो गंधार कला आ जाएगी कुषाण से रिलेटेड। जूनागढ़ शिलालेख आ जाएगा रुद्रदमन का। मिलिंद पन्हो आ जाएगा हिंद यवन शासक मिनेंडर से रिलेटेड, और तक्षशिला लेख पथिक का आ जाएगा। तो सही सुमेलित हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। सही आंसर हो जाएगा बुद्ध की प्रतिमा के लिए। देखिए, अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई विशाल बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था। ये गंधार कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। अफगानिस्तान में तालिबान शासक ने इन ऐतिहासिक बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं शिखर, वीरा, गांधार या नागर शैली। तो सही आंसर होगा गांधार शैली। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गांधार कला शैली भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है। इसे ग्रीको बुद्धिस्ट या इंडो ग्रीक कला भी कहा जाता है। प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इसमें विषय वस्तु भारतीय यानी बौद्ध परंपरा की थी, परंतु शैली इसकी यूनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला शैली का एक संश्लेषण है भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय चीनी कला का, भारतीय ती कला का, और भारतीय तुर्की अफगानी कला का या भारतीय यूनानी कला का। तो इसका सही आंसर होगा डी, भारतीय तथा यूनानी कला का। गंधार कला शैली भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है। यह शैली भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विकसित हुई। इसमें बुद्ध की मूर्तियों में यूनानी देवता अपोलो जैसे प्रभाव दिखते हैं, जैसे घुंघराले बाल, मांसल शरीर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंधार शैली को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक यानी इंडो यूनानी कला। इसे ग्रीको रोमन या हिंद यूनानी कला भी कहते हैं। इस कला को यथार्थवाद यानी रियलिज्म पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? मौर्य मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला, भरुत मूर्ति कला या गांधार मूर्ति कला। तो सही आंसर होगा डी, गांधार मूर्ति कला। व्याख्या देखते हैं इसकी। गांधार मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान या शिष्ट का प्रयोग किया जाता था। यद्यपि मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था, गांधार कला के बाद के समय में प्लास्टर का भी प्रयोग देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंधों में निम्नलिखित में कौन सा सही कालानुक्रम है? यूनानी शक कुषाण, यूनानी कुषाण शक, शक यूनानी कुषाण या शक कुषाण यूनानी। तो सही आंसर हो जाएगा यूनानी शक कुषाण। देखिए, यूनानी जो थे वो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के दौरान इनका हमें देखने को मिलता है। शक की बात करें तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आए और कुषाण जो थे वो पहली शताब्दी में आए। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था, शुरुआत में हम लोग देख चुके हैं इस प्रश्न को। सही आंसर होगा यूनानी शक कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? साइरस, कैम्बिसिस, डेरियस प्रथम या सहर्ष। आंसर हो जाएगा इसका डेरियस प्रथम। ईरानी शासक डेरियस प्रथम यानी दारा प्रथम 522 से 486 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। 522 से 486 ईसा पूर्व के मध्य। हेरोडोट्स के अनुसार इसने सिंधु घाटी के प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनवाया था। इसके प्रमाण हमें बेहस्तून, पेरिप्लस और नक्श रुस्तम अभिलेखों से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या सतवाहन? सही आंसर होगा सतवाहन।
सतवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व यानी 60वीं ईसा पूर्व के आसपास में की थी। यह मौर्य वंश के पतन के बाद दक्कन में स्थापित सबसे शक्तिशाली राजवंश था। अन्य वंश की बात करें तो चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट बाद के काल यानी गुप्तोत्तर या पूर्व मध्यकाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र सतवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या उपयुक्त में से किसी में नहीं। इसका सही आंसर होगा मत्स्य पुराण। आंध्र सतवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। मत्स्य पुराण में कुल 30 राजाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जबकि वायु पुराण में केवल 19 राजाओं की संख्या दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में, नांदेड़ में, नाल दुर्ग में या दुर्ग में। तो इसका सही आंसर होगा अमरावती में। देखिए, सतवाहनों की आरंभिक राजधानी अमरावती आंध्र प्रदेश में मानी जाती है। हालांकि इसकी वास्तविक और प्रसिद्ध राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान महाराष्ट्र थी। देखिए, आयोग ने उत्तर इसका ए अमरावती माना था क्योंकि यह उनकी आरंभिक सत्ता का केंद्र था, इसलिए आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सतवाहनों की राजधानी था? प्रतिष्ठान, नागार्जुन कोंडा, शाकल अथवा सियालकोट या पाटलिपुत्र। सही आंसर है प्रतिष्ठान। सतवाहनों की मुख्य राजधानी प्रतिष्ठान यानी पैठन थी। यह गोदावरी नदी के किनारे वर्तमान औरंगाबाद महाराष्ट्र जिले में स्थित है। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी या सुशर्मन। आंसर होगा सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इन्हीं के लिए एका ब्राह्मण, अदिति ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ। इसका उल्लेख नासिक अभिलेख, जो कि इनकी माता गौतमी बलशी के द्वारा रचित है, उसमें मिलता है। इसका अर्थ है ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक अथवा क्षत्रियों के दर्प यानी घमंड का नाश करने वाला। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ही वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें सुमेलित करना है राजवंश और राजधानियों को। तो शुंग राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहनों की राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान थी। कदंबों की राजधानी बनवासी और चंदेलों की महोबा थी। सही सुमेलन हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवंश हमें कालक्रम को सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो सतवाहन, वाकाटक और चालुक्य। तो सबसे पहले आएंगे सतवाहन, जो कि लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में सिमुक ने इनकी स्थापना की थी 60 बीसी में। दूसरे में आएंगे वाकाटक, जिनमें इनकी स्थापना विंध्य शक्ति ने लगभग 255 ईस्वी यानी तीसरी शताब्दी ईस्वी में की थी। फिर आएंगे चालुक्य, बादामी के, जिसकी स्थापना जय सिंह या पुलकेशिन प्रथम ने 6ठी शताब्दी ईस्वी यानी 543 ईस्वी के आसपास की थी। तो सही क्रम हो जाएगा सतवाहन, वाकाटक और चालुक्य। 1, 2, 3 आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। गांधार कला का अन्य नाम इंडो ग्रीक, ग्रीको बुद्धिस्ट शैली के रूप में भी जाना जाता है। इसके संरक्षक में शक और कुषाण वंश के शासकों का उल्लेख है। विशेषता की बात करें तो इसकी विषय वस्तु भारतीय बुद्ध थी और शैली इनकी यूनानी थी, जो कि यथार्थवाद से इंगित होती है और जिसका रूप हमें अपोलो जैसे रूप में देखने को मिलता है। सामग्री की बात करें तो ग्रे शिस्ट यानी हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग इनमें किया जाता था। विशेषता गांधार कला में इनके केंद्र बामियान अफगानिस्तान में विशाल बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, जो कि बाद में तालिबान ने नष्ट कर दिया। विदेशी आक्रमण और शासकों की बात करें, क्रम की बात करें तो सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक, फिर कुषाण आए। डेरियस प्रथम जो थे वो प्रथम ईरानी आक्रमणकारी थे जिन्होंने सिंधु घाटी क्षेत्र को जीता था। मिनेंडर की बात करें तो ये हिंद यवन शासक थे और
मिलिंद पन्हों में इनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है मिलिंद के रूप में। रुद्रदमन प्रथम जो थे ये शक शासक थे और जूनागढ़ अभिलेख इन्हीं से संबंधित है, जो कि संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। सतवाहन वंश की बात करें तो इसकी स्थापना सिमुक ने की थी, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी और अमरावती भी थी। गौतमी पुत्र शातकर्णी की उपाधि एक एका ब्राह्मण थी, जिसका उल्लेख नासिक अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। जानकारी की बात करें तो मत्स्य पुराण में सबसे लंबी सूची सातवाहनों की मिलती है, जिसमें 30 राजाओं का उल्लेख है। और महत्व की बात की जाए तो दक्कन में मौर्यों के बाद सबसे पुराना और शक्तिशाली वंश इन्हीं का था। अन्य सुमेलन की बात करें तो शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र, कदम्बों की वनवासी और चंदेलों की माओबा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए कथन कारण और हमें सही का चयन करना है। कथन कहता है कि सतवाहन काल में संस्कृत और संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ था। कथन सही है। कारण क्या कहता है कि सतवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था, तो ये इसकी कारण के रूप में व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर करता है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। सतवाहन नरेश स्वयं विद्वान थे और विद्या प्रेमी तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा था, इसमें श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी। हाल के दरबार में गुणाढ़, जिन्होंने वृहत कथा की रचना की थी, तथा सर्ववर्मन, जो कि कातंत्र संस्कृत व्याकरण के रचयिता थे, वो निवास करते थे। कन्हेरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सतवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, सही कथन है। दूसरा यह है कि सतवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा बी, दोनों ही सही। सतवाहन शासकों ने के समय प्राकृत एवं संस्कृत दोनों का विकास हुआ। राजा हाल के प्राकृत ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना की, जो उनके प्राकृत प्रेम को दर्शाता है। इसी काल में स्थापत्य कला, विशेषकर बौद्ध धर्म से संबंधित के साथ साथ कला के लोक पक्ष को भी प्रोत्साहन मिला था। सही आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमें सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए एक ये कहता है कि सतवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया था, ये सही कथन है। दूसरा कथन ये है कि वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ, ये गलत है, क्योंकि पहला राजा प्रवरसेन प्रथम नहीं विंध्य शक्ति था। दूसरा ये कि तीसरा कथन ये कि विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, ये उल्टा कर लीजिए, ये भी गलत है। प्रवरसेन जो थे वो विंध्य शक्ति के पुत्र थे, तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? घंटशाला, बोधगया, नागार्जुन कोंडा या अमरावती? सही आंसर होगा अमरावती। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। ये स्तूप पलनाडु जिले के अमरावती गांव में स्थित है। यह सतवाहन कालीन कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? नासिक का अभिलेख गौतमी पुत्र के द्वारा उत्कीर्ण, ये सही है। हाथी गुम्फा खारवेल का, ये भी सही है। और गिरनार रुद्रदमन प्रथम का, ये तीनों ही सही हैं। जबकि भीतरी स्तंभ लेख जो था वो गुप्त शासक स्कंद गुप्त का था, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध हम ऐहोल अभिलेख से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया? वाकाटक, इक्ष्वाकु, शक या खारवेल? सही आंसर होगा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती यानी श्री पर्वत का शासक तथा आंध्र वृत्त कहा गया है। ये मूलतः सतवाहनों के सामंत थे और इस वंश का संस्थापक
श्री शांतमूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कथन और कारण बताना है कि क्या इनमें सही है। कथन कहता है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कथन सही है। कारण क्या कह रहा है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। कारण गलत है। सही आंसर हो जाएगा ए सही, परंतु आर गलत। देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी से पुष्टि होती कि कुषाणों का व्यापार फारस की खाड़ी और लाल सागर से होता था। किसी भी ऐतिहासिक स्रोत में कुषाणों की सशक्त नौसेना का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुम्फा लेख के साथ या सारनाथ लेख के साथ। तो राजा खारवेल का नाम हमें हाथी गुम्फा लेख के साथ देखने को मिलता है। कलिंग के चेदी शासक खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। यह अभिलेख ओडिशा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी की एक गुफा में स्थित है और यह एक बिना तिथि का अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय या खारवेल? सही आंसर होगा खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म का प्रबल संरक्षक था। हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन भिक्षुओं को ग्राम दान देने का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अशोक बौद्ध और हर्ष महायान बौद्ध मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? चेदी, कदम्ब, कलिंग या हर्यक? सही आंसर होगा चेदी वंश। कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश के शासक थे। इस वंश के संस्थापक महामेघवाहन थे, इसलिए इसे महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, वृहदत्त, खारवेल, हुविश? सही आंसर होगा खारवेल। कलिंग शासक खारवेल का झुकाव जैन धर्म के प्रति था। उसने जैन साधुओं के निर्वाह के लिए प्रभुत दान दिया। उदयगिरी पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए गुफाओं का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सतवाहन वंश से, रठ भोजक वंश से, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका सही आंसर हो जाएगा ई। व्याख्या देखते हैं। देखिए, कलिंग के चेदी राजवंश के संस्थापक महामेघवाहन थे, इसलिए इसे महामेघवाहन वंश और चेदी वंश दोनों नामों से जाना जाता है। खारवेल इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन या कनिष्क? सही आंसर होगा खारवेल। उदयगिरी पहाड़ी पर हाथी गुम्फा अभिलेख शासक खारवेल संबंधित है। इसमें खारवेल के बचपन, उनकी शिक्षा, उनके राज्याभिषेक और शासनकाल के 13 वर्षों की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा या कौन से सही कथन हैं? कथन 1, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। कथन 1 सही है। कथन 2 ये कहता है कि उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। कथन 2 भी सही है। खंडगिरी की गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गलत है, क्योंकि प्रसिद्ध हाथी गुम्फा की अभिलेख उदयगिरी में है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, जो कि ये जो उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं हैं ये भुवनेश्वर में अवस्थित हैं। ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि, स्थापत्य कला, विज्ञान या साहित्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधि। देखिए, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन, जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि उनके न्याय संबंधी सुधारों से था। वे रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन यानी कोडिफिकेशन ऑफ रोमन लॉ के लिए उत्तरदायी थे। अब हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सतवाहन वंश की बात करें तो इसमें प्राकृत और संस्कृत दोनों ही भाषाओं का विकास हुआ। साहित्य की बात करें तो राजा हाल की गाथा सप्तशती है। गुणाढ्य ने वृत्त कथा और
सर्ववर्मन ने कातंत्र की रचना की। स्थापत्य की बात करें तो अमरावती स्तूप में आर्य स्तंभक की विशेषता थी। कलिंग नरेश खारवेल की बात करें तो ये चेदी और महामेघ वाहन वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे। जैन धर्म का इन्होंने संरक्षण किया था। हाथी गुम्फा अभिलेख सोर्स के रूप में हमें देखने को मिलती है, जिसमें जो कि उदयगिरी गुफा में मिलती है, ओडिशा के भुवनेश्वर राज्य में। गुफाएं उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 हैं, जो कि रॉक कट केव्स के रूप में जानी जाती हैं। नासिक में हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के अभिलेख मिले। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त का था। गिरनार में रुद्रदमन प्रथम का अभिलेख है और ऐहोल में पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। अन्य तथ्यों की बात करें तो इक्ष्वाकु वंश जो था वो पुराणों में इन्हें श्री पर्वती कहा गया। कुषाणों का व्यापार लाल सागर और फारस सागर की खाड़ी में उन्नत था, पर नौसेना इनकी सुसंगठित और उत्कृष्ट थी, ऐसे सोर्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। जस्टिनियन को रोमन कानून लॉ के लिए प्रसिद्धि मिली थी। किसने लिखी है? टेसियस, प्लिनी, टॉमी, स्ट्रैबो या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक प्राचीन ग्रंथ है और ये ग्रंथ रोमन मिस्र बंदरगाहों में नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करती है। इसकी रचना प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। लेखक इसे एक अनाम नाविक व्यक्ति ने लिखा है। किसी विशिष्ट लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। इसमें भारत से आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ हमें देखने को मिलते हैं। ये कथन सही है। दूसरा कथन ये कहता है कि वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार ए और दो दोनों ही सही होगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। प्राचीन भारत में नदियां और बंदरगाह यातायात व व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। हड़प्पा सभ्यता में लोथल जैसे नदी बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। ऐतिहासिक काल में गंगा, सिंधु और कावेरी नदियां परिवहन का प्रमुख मार्ग थीं। वहीं कथन 2 में बात करें तो प्राचीन काल में अनाज और सामान संग्रह के लिए बड़े गोदामों का प्रयोग भी होता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विशाल अन्नागार मिले हैं जो व्यापार को संगठित बनाते थे। प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो दक्षिण भारत के मुजरिस और सोपारा जैसे बंदरगाह रोमन और दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। डिटेल इनका देख लेते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी की रचना काल प्रथम शताब्दी ईस्वी की है। इसकी विषय वस्तु नेविगेशन और रोमन भारतीय व्यापार से रिलेटेड था। इसके लेखक अज्ञात नाविक थे। व्यापारिक केंद्र की बात करें, प्राचीन व्यापारिक केंद्र लोथल जो था वो प्रमुख नदी बंदरगाह था। ये हड़प्पा काल संबंधित था। प्रमुख नदियों में गंगा, सिंधु, कावेरी से आंतरिक व्यापार मार्ग के सुदृढ़ होने के प्रमाण हमें मिलते हैं। गोदाम और अन्नागार की बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में इसके साक्ष्य मिले हैं। प्रमुख ऐतिहासिक बंदरगाह की बात करें तो मुजरिस जो था वो केरल में था और ये चेर राज्य का एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह था जो कि रोमन व्यापार का एक सेंटर था। सोपारा की बात करें तो ये पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राचीन बंदरगाह था। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुप्त और गुप्तोत्तर काल की PYQs को देखेंगे। धन्यवाद।